नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए सामान्य हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्न संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए। तो आज की जो हमारी क्लास है इस पर आपको अंत तक बने रहना है। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फिर उपरोक्त सभी। आंसर बताना है तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है देवनागरी। उसके बाद है रोमन, तो रोमन हमारी अंग्रेजी भाषा की लिपि है। उसके बाद है गुरुमुखी जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। इसके बाद है एक प्रश्न अभी आपको याद रखना है, हिंदी भाषा दिवस तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर जो कि मनाया जाता है। उसके बाद है विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई कौन सी है? शब्द निर्माण की सबसे छोटी इकाई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती यानी हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। शब्द निर्माण की सबसे सूक्ष्म इकाई अक्षर, वर्ण, वाक्य या फिर भाषा। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है वर्ण है। उसके बाद जैसे हम समझते हैं कमला, ये हमारा एक प्रकार का शब्द दे रखा है। इसमें अगर हम ध्वनि की बात करें तो टोटल 3 ध्वनि है, जैसे क है, म है और ला। अगर हम वर्ण की बात करें तो कुल स्वर्ण है, जैसे क आता है फिर अ, उसके बाद है म प्लस अ और ल प्लस आ, 3 मिला के कमला। ये जो हमारा कुल वर्ण है वो है स। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो होती है हमारी वर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रत्येक प्रश्न है जो कि हमारा सिलेबस के अनुसार है। प्रत्येक सिलेबस से 2-2 प्रश्न है जो कि सिलेक्ट किए हैं। तो क्लास आपको स्किप नहीं करना है और साथ में पसंद लगे तो लाइक भी कर देना है। संयुक्त व्यंजन अक्षर किसके योग से बना है? प्रश्न आ सकता है आपके, क्योंकि ये प्रश्न आपके छपा हुआ है और इससे संबंधित 2 प्रश्न है। संयुक्त व्यंजन अक्षर किस योग से बना है बताइए। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, जो कि हमारा आंसर है क धन स बराबर अक्षर। इसमें स सड़क वाला है, स शंकर का दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है त्र, तो त धन र से और ग है ज धन हणा से। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि क्रम में सबसे पहले आएगा? सबसे पहले यहाँ पे कम दे रखा है, ऑप्शन नंबर ब में कतार दे रखा है, ऑप्शन नंबर स में कंचन दे रखा है और ऑप्शन नंबर द में कंकर दे रखा है। अब आपको शब्द क्रम में व्यवस्थित करना है और सबसे पहले क्रम में कौन सा शब्द है जो कि आने वाला है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा आंसर है कंकर। इसमें देखिए क के ऊपर अनुस्वार लगा है तो ये हमारा सबसे छोटा है, और इसमें देखिए क के बाद च आ रहा है तो ये सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे कतार है और अंतिम पे रहेगा कम रहेगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर द कंकर, और सबसे अंतिम में आएगा वो आएगा कम। अगला प्रश्न, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तो वह समास कौन सा होता है? प्रथम पद संख्यावाची। समास के हर एग्जाम्स में 2-2 प्रश्न आते हैं। तो हमारी रोजाना क्लास आपके 3 बजे लगती है, आप रोजाना क्लास देख सकते हैं हमेशा। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तो वो हमारा समास होता है, वो होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे हम, हमारा राइट आंसर है। जैसे त्रिफला, इसमें जो प्रथम शब्द है जैसे त्रि, ये हमारा संख्यावाची है तो इसमें द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि समास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, माता पिता शब्द में समास कौन सा है? माता पिता शब्द में समास, इसमें योजक चिन्ह लगा है बीच में माता और पिता के, माता और पिता। तो देखिए वह समास जिसमें देखिए यहाँ तो और लगता है, जैसे माता और पिता, या फिर बीच में आदि लगता है, इत्यादि लगता है, या फिर यहाँ फिर अथवा, जैसे लाभ हानि तो लाभ यहाँ हानि,
तो इसमें जो हमारा समास होता है वो होता है द्वंद्व समास। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उसमें जो हमारा समास होता है वो होता है द्वंद्व समास। तो इस समास को आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है अविभाज्य समास। तो अविभाज्य समास में जो भी हमारा शब्द दिया होगा और उसमें जो प्रथम शब्द होगा वो हमारा उपसर्ग होगा। जैसे आपको 22 उपसर्ग हैं वो याद रखने हैं, क्योंकि समास में भी काम आएंगे और आपके उपसर्ग में भी काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा का उदाहरण है। अब हम समझते हैं ऑप्शन से। नगर, बी ऑप्शन है रमेश, सी ऑप्शन है अजमेर और डी ऑप्शन है भारत। अब आपको पहचान करनी है जातिवाचक संज्ञा की। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है नगर। नगर शब्द हमारी एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। देखिए रमेश, रमेश हमारी व्यक्तिवाचक है। अजमेर, अजमेर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि अजमेर एक नाम है। उसके बाद है भारत, तो भारत शब्द है ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर देश शब्द होता, देश शब्द में हमारी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन भारत शब्द में जो संज्ञा है वो हमारी व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न को ऑप्शन से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं प्यारे साथियों। अगर आपको क्लास पसंद आए तो साथ में लाइक किया करिए। गंगा शब्द है, गंगा शब्द। अब आपको उदाहरण से बताना आंसर, क्या जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। गंगा शब्द, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। गंगा एक हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर नदी शब्द होता, जैसे गंगा नदी, नदी एक नदियों का समूह होता है। जो नदी शब्द है तो वो हमारा जातिवाचक है, लेकिन जो गंगा है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है क्योंकि नाम है। जैसे भारत देश, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसी प्रकार गंगा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हमारा प्रश्न है जो कि हाईकोर्ट की एग्जाम में पूछा गया है, सुधन आगत की संधि बताइए। सुधन आगत की संधि, ये जो हमारा प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 9 है। सुधन आगत की संधि, तो हम जरा जल्दी से लॉक कर देते हैं स्वागत। इसमें जो हमारी संधि है वो है यण संधि। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके हाईकोर्ट के भी एग्जाम्स में। मनोविकार में कौन सी संधि है? मनोविकार, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर अयादि। तो सभी को मालूम है इसमें जो हमारी संधि है विसर्ग संधि, मन विसर्ग धन विकार, मनोविकार। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से देश शब्द नहीं है। अब आपको देखना है, पहले इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। देशज, देशज का मतलब होता है स्थानीय। अपने स्थानीय भाषा में जो शब्द प्रयोग करते हैं इनमें से एक कौन सा शब्द है जो स्थानीय भाषा का नहीं है, ये आपको आंसर बताना है। और इसमें एक प्रश्न है जैसे लोटा, ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में हमेशा आता है, लगभग कई बार पूछा गया शब्द है लोटा। तो बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो कि स्थानीय भाषा का नहीं है। तो देखिए खाट और तोला, ये हमारे स्थानीय भाषा का शब्द है। उसके बाद है लोटा और सटकना, ये भी हमारे स्थानीय भाषा के शब्द हैं। उसके बाद है गवाह और कारीगर, ये हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है चुटकी और शुष्की, ये भी हम स्थानीय भाषा में उपयोग करते हैं इन शब्दों को बोलने में। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों में से या फिर ऑप्शन में से एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन कीजिए। अब आपको पहले अर्थ मालूम होना चाहिए तत्सम का। तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द या फिर संस्कृत भाषा के समान शब्द।
अब ये कह रहा है कि तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव, यानी जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से एक हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है। अब आपको इसको अर्थ मालूम है तो इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं, इसलिए आपको रोजाना रिवीजन क्लास है जो कि अटेंड करने चाहिए। हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? अमृत दे रखा है, करण, आकाश और तरण। तो जल्दी से हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारा राइट आंसर है आकाश। आकाश हमारा एक प्रकार का हिंदी भाषा का शब्द है, बाकी अमृत, करण और तृण ये सभी संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन कीजिए। तत्सम नहीं है यानी इसमें भी एक हिंदी भाषा का शब्द की पहचान करनी है। यहाँ पे नई शब्द दिया है, अगर होता कि तत्सम शब्द हैं तो संस्कृत भाषा का शब्द आपको चुनना होता, लेकिन तत्सम नहीं है, इसका मतलब है कि हिंदी भाषा का शब्द सुनना है आपको। प्रथम ऑप्शन श्वास दे रखा है, और बी ऑप्शन काक दे रखा है, सी ऑप्शन खंबा दे रखा है, और डी ऑप्शन तृण दे रखा है। तो देखिए तृण एक संस्कृत भाषा का है, हिंदी में तो तीन का बोलते हैं, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, खंबा। एक प्रकार का हिंदी भाषा का शब्द है, श्वास को सांस बोलते हैं, काक को हिंदी में कौआ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। नीचे लिखे शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प सुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प आपको चयन करना है। तो प्यारे साथियों, प्रत्येक टॉपिक से दो दो प्रश्न हैं जो कि सेलेक्ट किए हैं आपके सिलेबस के अनुसार, तो अंत तक जुड़े रहना है, क्लास को स्किप नहीं करना है। पसंद आया तो लाइक अभी से कर देना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, देखिए केकई, दूसरा है अतिथि, तीसरा है कई कई, और डी ऑप्शन दे रखा है अतिथि। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अतिथि। इसमें जो दोनों मात्रा होती हैं वो छोटी होती है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी समझते हैं, इसमें थी की मात्रा बड़ी है, इसलिए हमारा अशुद्ध है। बाकी केकई, देखिए यहाँ पे केकई, तो इसमें के ऊपर डबल मात्रा है, इसलिए हमारा अशुद्ध है। और इसमें केकई में जो सेकंड वाला के है इसमें दो मात्रा होती है, जो सेकंड पे के दिखाई दे रहा है, अगर इस सेकंड के पे दो मात्रा होती तो ये हमारा शुद्ध हो जाता, इसलिए जो शुद्ध शब्द है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आपको कन्फ्यूजन वाला सवाल जरूर दिखता है, लेकिन यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केकई, तो केकई में अगर के ऊपर दो मात्रा होती तो हमारा शुद्ध हो जाता, जैसे केकई, ये एक पद से शुद्ध हो गया। तो अभी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतिथि। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। नीचे लिखे शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। अब है अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प, बताइए। सभी को मालूम है ऑप्शन नंबर बी है जो कि अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प है, क्योंकि बीमार, बीमार पे यह बीमार हमारा शुद्ध है, लेकिन यह बीमार शब्द है जो कि अशुद्ध है। भागीरथ एक प्रकार का शुद्ध शब्द है, उसके भागीरथी ये भी हमारा अशुद्ध शब्द है। कभी कभी प्रश्न आता है भागीरथ, तो भागीरथ शब्द है जो कि अशुद्ध है, लेकिन भगीरथ ये एक सब शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रयोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। प्रयोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद 2, 3, 5 या फिर 4। सिंपल प्रश्न है। तो वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3 होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी। हम देख सकते हैं भाई एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग आपका एग्जाम्स में आ सकता है प्रश्न उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग का और प्रत्यय का दो दो प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 3-3 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो समधन कल्प कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा राइट आंसर है।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, बद स्तूर शब्द में उपसर्ग बताइए। बद स्तूर शब्द में उपसर्ग, तो इसमें जो हमारा उपसर्ग है वो है ब। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अंतिम में 5 प्रश्न है। खिलौना शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। खिलौना शब्द में प्रत्यय, ना, ओना, ओना या फिर ऊना, खिलौना। तो प्रत्यय की परिभाषा आपको एक बार थोड़ी सी वैसे याद होगी, लेकिन एक बार फिर भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी परिभाषा पे आ जाती है। तो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का जो निर्माण करते हैं, तो वही हमारा वह शब्दांश होते हैं जो प्रत्यय कहलाते हैं। तो मूल शब्द के जो आगे जुड़ते हैं तो वो उपसर्ग होते हैं, पीछे जुड़ते हैं तो वो प्रत्यय होते हैं। तो इसमें जो हमारा प्रत्यय है वो है ओना। ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर है। 3rd ग्रेड में और पटवार और सीटी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो कि आपके हाईकोर्ट में पूछा गया है, पिछले सालों में भी इसके एग्जाम्स हुए हैं। एक एग्जाम जो कि रद्द भी हुआ है हाईकोर्ट का 2023 का। तो इस साल आपका जो एग्जाम से बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि इस बार रद्द नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर इसका तो एग्जाम रद्द हो जाता है, ये भी उसके लिए मन में कंफ्यूजन होता है। तो हाईकोर्ट का एग्जाम आपके 100% होगा। तो निम्न में से कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कृषाणु, अनल, अनिल, पुत्री या फिर वायु। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है अनल। इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है अनल। देखिए अनिल है और वायु, तो ये वायु के पर्यायवाची शब्द हैं, उसके बाद पुत्री होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अज्ञात भय को क्या कहते हैं। अज्ञात भय, ये जो आपके सिलेबस में टॉपिक शामिल है, एकार्थक प्रतीत होने वाले समानार्थक शब्द। प्रतीत तो समान होते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं। तो बताइए अज्ञात भय को क्या कहते हैं। इसके समानार्थक शब्द आपको बताना है। अज्ञात भय, इसको जो कहते हैं वो कहते हैं त्रास। ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। निडर, निर्भय और अभय, ये भी आपको समान दिख रहे हैं, लेकिन जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जो कि पूछा गया है आपके कई बार, किसी वस्तु को गलत समझ लेना, ये भी समानार्थक शब्द है। तो आंसर बताना है। किसी वस्तु को गलत समझ लेना, संदेह, संशय, भ्रांति या फिर अज्ञान। समानार्थक शब्द की पहचान करिए जल्दी से। तो वो है हमारी भ्रांति। किसी वस्तु को गलत समझ लेना वो जो हमारा कहलाती है भ्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि अंतिम में 2 प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 24 हुआ है, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। काला अक्षर भैंस बराबर विद्वान होना, मूर्ख होना, बड़े अक्षर लिखना या फिर विद्वानों को मूर्ख समझना। काला अक्षर भैंस बराबर, तो भाई सिंपल सा प्रश्न है, मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। अरमान रह जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। अरमान रह जाना, आशा अधूरी रह जाना, नाराज होना, बुरा होना या फिर इच्छा पूरी न होना। अरमान रह जाना, तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। इच्छा पूरी न होना, अरमान रह जाना, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपकी हमारी जानकारी पसंद लगी हो तो और भी जो मेरे वीडियोस हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पुराने साल के पेपर के भी सॉल्यूशन है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।